Assalamu alaikum students. So as we were doing the chapter of halogen compounds and we have completed up to the point of the trend in the reactivity of the halogen alkanes. So we saw that how the halogen alkanes are formed by the alkanes in a free radical substitution reaction and then addition of the halogen molecules around across the alkene molecules. And then we saw how the chemical reactions of halogen alkanes are being done through the nucleophilic substitution. So हमने पहले जो बात की थी वो जनरली स्पीकिंग बात की थी. अब हम इसको ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि जो हेलो alkanes की जो रिएक्शन टाइप होती है विच मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो किस तरह से कैटेगराइज की गई है इनटू टू टाइप्स. We have two types. We have the SN1 and we have the SN2. यहाँ पे SN से मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है उसको हम मैकेनिज्म की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं. इन केस ऑफ द SN1 के केस में these are the tertiary haloalkanes which are involved for the reaction. tertiary haloalkanes हमें कैसे पता चलता है कि वो कार्बन जिस पे हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उस कार्बन के साथ तीन मजीद अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड हों. उस हैलोकेन को हम कहते हैं टर्शरी हैलोकेन. तो इसमें कैसे रिएक्शन होगा हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये रिएक्शन टू स्टेप बेस्ड है विच मींस द रिएक्शन विल गो थ्रू टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में जिसको हम इनिशियल स्टेज भी कह सकते हैं, उस केस में हेटेरोडेटिक फिशन होगा बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन एटम इनसाइड द हैलोकेन. क्योंकि कार्बन हैलोजन से बॉन्डेड होगा, उसकी हेटेरोडेटिक फिशन होगी जिसके रिजल्ट में you will get the formation of the carbocation. क्योंकि कंपाउंड टर्शरी है तो कार्बोकेटाइन भी टर्शरी होगा. सो फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी कार्बोकेटाइन विल बी देयर. ये फर्स्ट स्टेप होगा. और सेकंड स्टेप में उस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के थ्रू होगा बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन इज कंसिडर्ड टू बी द न्यूक्लियोफाइल. सो लेट्स सी हाउ दिस इज डन हियर. हमने बात की थी कि ये हमारे पास टर्शरी हैलोकेन है. तो इस टर्शरी हैलोकेन में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, दे विल बी बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन. ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है हेटेरोलिटिकली. एंड हाउ डू वी नो दैट? नाउ दैट बिकॉज देयर इज curly arrow of two barb single arrow. This indicates that two electrons are being taken away from this single bond between carbon and bromine. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन को जाएंगे as a result of which there shall be the formation of the bromide ion. तो इससे ब्रोमाइड आयन की फॉर्मेशन होगी. और पीछे जो कार्बन रह गया था इसके ऊपर पहले सिग्मा पॉजिटिव चार्ज था. नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू द C प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन चार्ज. तो इस तरह से हमारे पास एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं है. अब इस कार्बोकेटाइन को हम कहेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन क्योंकि इस टर्शरी कार्बोकेटाइन के ऊपर वी विल नाउ हैव एन अटैक बाय द nucleophile. The nucleophile in this case is a hydroxide ion. तो यहाँ पे इसका अटैक होगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट. और जो ब्रोमाइड आयन था वो रिमूव हुआ था इन द फॉर्म ऑफ द ब्रोमाइड आयन, वो ऐसा रहेगा बाय. तो बेसिकली हुआ क्या है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द हैलोजन एटम विद अ न्यूक्लियोफाइल. ये हैलोजन एटम था, इसको हमने न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किया है. दिस इज हाइड्रोक्साइड विच इज अ न्यूक्लियोफाइल. इसके अलावा दिस single step reaction is devised or divided into two types. The first step is a slow step, second one is a fast step. हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि फास्ट स्टेप के केस में there is a combination between the opposite charges.
the C plus and the negative ions, these are two opposite charges. तो दो ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनकी आपस में बॉन्डिंग भी फास्ट होती है. दैट्स व्हाई इट इज फास्ट. जबकि इस केस में जो फर्स्ट स्टेप था, इस केस में कार्बन और ब्रोमीन का जो था बॉन्ड ब्रेक होना था. एंड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग वी नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, which means it is not as fast reaction. That's why it is called the slow step. Now we will construct the rate expression for this reaction. रेट एक्सप्रेशन वही चीज है जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन के चैप्टर में स्टडी की हुई है, काइनेटिक्स के चैप्टर में. दैट वी कैन एक्सप्रेस अ रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिलेटिंग रेट with the concentration of either reactant or concentration of the product. रेट को हम कैसे लिखते होते हैं? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट विच इज के इनटू concentration of the reactants, या अगर हमने प्रोडक्ट की बेस बताना है तो concentration of the products. यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट जो मेंशन किया हुआ है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंडेंस फार्मूला है. इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला का ये कंडेंस फार्मूला कह सकते हैं. तो वैसे ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला ही है, बट इट इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट शो किया गया है, नॉट द सेकंड वन. सेकंड वन यहाँ पे रिएक्टेंट जो था वो हाइड्रोक्साइड आयन था, जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे वर्क कर रहा था, जिसको प्रोवाइड करने वाला कोई वाटर भी हो सकता है, कोई बेस भी हो सकता है. दैट इज नॉट मेंशन हियर. इसकी रीजन ये है कि जो इसका फर्स्ट स्टेप था उसका हमने स्लो स्टेप कहा है. तो स्लो स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्टेंट अवेलेबल होगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, वही उस रिएक्शन को डिटरमिन करता है, उसके रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करता है. इस चीज से हम इस स्लो स्टेप को कहते होते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और शॉर्ट फॉर्म इज RDS. सो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. तो उस स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर रेट और रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. तो चूंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज बेस्ड ऑन वन मॉलिक्यूल. तो ये जो हम इस रिएक्शन को कहते होते हैं SN1, इसमें जो वन है, दैट वन कम्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल. तो एक ही मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व है जो कि हेलोकेन है. दूसरा मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोक्साइड था वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको वन कहते हैं. एंड बाय वन वी मीन यूनिमोलेकुलर. इसी को हम कहेंगे यूनिमोलेकुलर. वन मींस यूनिमोलेकुलर के उस रेट, उस स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल था, इसको हम यूनिमोलेकुलर कह रहे हैं. विच मींस SN1 को कंप्लीट फॉर्म कैसे कह सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर रिएक्शन. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर. ये SN1 के बारे में बात होगी. इसके बाद हम बात करते हैं SN2. SN2 के जो रिएक्शन है वो ऑफर होते हैं या वो एग्जिस्ट करते हैं बाय द प्राइमरी हैलोजन अल्केन. तो प्राइमरी हैलोजन अल्केन का मतलब ये होगा कि हैलोकेन में जिस कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्डेड है उसी कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप फर्दर बॉन्डेड होगा. बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही होनी है कि उसके हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन है. और ये भी याद हमें करना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कंसीडर करते हैं. दिस इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस व्हिच मींस कन्वर्टिंग इनटू द अल्कोहल. एक हैलोकेन से अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. अब हम SN2 की बात करें तो SN2, इसमें भी हैलोकेन से अल्कोहल्स में कन्वर्जन होगी हाइड्रोलिसिस के थ्रू, लेकिन थ्रू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होगी. अब इसका मतलब क्या है? इसका हम इस मैकेनिज्म से अंडरस्टैंड करते हैं. इन दिस केस the bond breaking between the carbon and bromine is happening here by heterolytic fission, and at the same time the nucleophile is attacking on this carbon. तो ये एक ही स्टेप में हो रहा है. Carbon is being attacked by the hydroxide ion, और result में we have this one transition state or intermediate stage form. इसमें आपको नजर आ रहा है कि वो कार्बन जिसका ब्रोमीन से बॉन्ड ब्रेक होना था, तो वो इससे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है. क्या दिस मीन्स
कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वीक हो रहा है। और इसी टाइम जब हाइड्रोक्साइड इस कार्बन पे अटैच हो रहा है या अटैक कर रहा है, उसको भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो वी से bond between C and Br is weakening and bond between carbon and hydroxyl group is forming। इस सिचुएशन में इस सेंट्रल कार्बन के ऊपर जो है वो 5 बॉन्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। 5 बॉन्ड्स कौन से होंगे? वी हैव these two hydrogen atoms, we have this bromine, we have this hydroxyl group, and then we have this methyl group। So these 5 groups are being attached on this carbon। लेकिन चूंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेज है, इट कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। it has to quickly convert into the final product, and that final product is the one in which we can see the hydroxyl group has replaced the Br atom, and the Br has lost in the form of the, you can also call it as nucleophile or just halide, it has been lost. Now for this reaction, if we write the rate of the reaction, then rate of reaction will be expressed again same formula, rate is equal to K into concentration of the reactants, but here this one step is a slow step. And in this slow step, we have two reactants, the hydroxide ion and this haloalkane compound. So two reactants are participating in its slow step, and that's why we have two reactants mentioned here। तो मतलब ये हुआ कि if we increase the concentration of the haloalkane by 2 times, the rate of reaction will increase 2 times. If we increase the concentration of hydroxide ion by 2 times, the rate of reaction will increase by 2 times। But if we increase both the concentration of haloalkane and hydroxide by 2 times, it will increase the rate of reaction by 4 times। Fourfold means 4 times। तो इस तरह से हमारे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म बनता है वो SN2 बनता है, बिकॉज द डिजिट 2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द स्लो स्टेप। इसका यही जो स्टेप था, यही इसका स्लो स्टेप है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाई मोलेकुलर, जो कि 2 से निकला है। और ये 2 SN2 का जो पार्ट है ये वो वाला 2 है, द SN2। So that's how we we basically write like this, S N and 2। This is how we represent SN2। So this is now called nucleophilic substitution by molecular reaction। हमने बात ये की कि टर्शियरी हैलोकेन जो है वो SN1 रिएक्शन देगा और प्राइमरी हैलोकेन जो है वो SN2 रिएक्शन देगा। तो सेकेंडरी हैलोकेन रिएक्शन जो है वो कौन से देता है? वो दोनों ही देता है, SN1 भी देता है और SN2 रिएक्शन भी देता है। बट वी विल नॉट डिस्कस दीज रिएक्शंस इन डिटेल, बट वी शुड हैव द नॉलेज हियर कि ये सेकेंडरी हैलोकेन कौन से रिएक्शन टाइप देगा। नाउ वी हैव द रिलेटिव रेट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के इनके रिजल्ट से हम इनके रिएक्शन से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रेट और रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। क्योंकि हमने ये बात की थी कि SN1 के केस में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन उसकी स्टेबिलिटी पे बेस करती है। इफ इट इज टर्शियरी कार्बोकैटायन इट इज मोर स्टेबल, अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो लेस स्टेबल, और प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो लीस्ट स्टेबल होता है। तो विच मीन्स अगर हम टर्शियरी हैलोकेन यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबल जो ज्यादा होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। So we link that concept with the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी उसकी वैल्यू कम होगी टर्शियरी हैलोकेन में या टर्शियरी कार्बोकैटायन में, which means the reaction of the SN1 will be greater as compared to the other। जबकि जो SN2 रिएक्शन था, there was no formation of the कार्बोकैटायन। सिंगल स्टेप रिएक्शन था, स्लो स्टेप रिएक्शन था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड दोनों एक ही स्टेप में हो रहे थे। तो वहां पे सेंट्रल कार्बन के अराउंड 5 मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए थे। अब ये 5 मॉलिक्यूल्स जब ये अरेंज होते हैं सेंट्रल कार्बन के अराउंड, तो इस रिजल्ट में हमारे पास क्राउडीनेस आ जाती है अराउंड द कार्बन एटम।
That crowdiness basically increases the activation energy of the reaction. अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन में याद होगा कि हमारे पास जब बोल्ट्जमैन कर्व में एक्टिवेशन एनर्जी लेफ्ट साइड पे मूव करती थी तो उस रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ग्रेटर एनर्जी थी। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी जब बोल्ट्जमैन कर्व में लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करेगा, जितना लेफ्ट मूव करेगा उतनी ज्यादा पॉपुलेशन आएगी उसमें, उनकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, तो ज्यादा रेट ऑफ एक्शन होगा। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी राइट की तरफ मूव करती है उतने ही कम मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ही उनकी ज्यादा एनर्जी होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो रेट ऑफ एक्शन स्लो हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने से रेट, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने से रेट स्लो हो जाता है, और रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट फास्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दिस बोल्ट्जमैन कर्व। सो SN2 के केस में चूंकि कार्बन जो जिसके अराउंड 5 एटम्स या मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड थे, उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो रही थी, तो that was decreasing the rate of the reaction uh, of that compound. Now we will understand the concept of rate of reaction by these graphs. हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ ये है जिसमें we discuss the SN2, और ये हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ द हैलोकेन्स। तो SN2 में हमारे पास यह रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट वही थी जहां पे कार्बन के साथ उसका हैलोजन बॉन्ड वीक हो रहा था और हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसके साथ फॉर्म हो रहा था, और एट द सेम टाइम उसमें एक अल्काइल चेन थी जो कि मिथाइल थी, और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड थे। तो इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे इससे बाकी 3 तो शो नहीं किए थे, लेकिन अंडरस्टूड था कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, बट फोकस हमारा जो था वो उस पे था जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, जहां पे फॉर्म बन रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अगर देखी जाए हमारे पास, तो ये ट्रांजिशन स्टेट की वैल्यू काफी ज्यादा है, बिकॉज वी हैव understood the value of activation energy is calculated from the reactant level up to the top of the peak. So value from this reactant to the top of the peak is the activation energy. ये वैल्यू बहुत बड़ी है। But if we check this graph in which the अब यहाँ पर क्या है, this is the graph for the SN1 reaction, और SN1 reaction में we have the formation of the carbocation. तो कार्बोकेटाइन दो तरह के होंगे, प्राइमरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन। हम वैसे तो हमने SN1 में सिर्फ टर्शियरी हैलोकेन की बात की थी, बट वी कैन आल्सो कंपेयर विद द प्राइमरी हैलोकेन। तो प्राइमरी हैलोकेन अगर बनता है तो उसकी कार्बोकेटाइन ये होगा, और टर्शियरी अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ पे भी इन दोनों के लिए उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यूज को कंपेयर किया। Activation energy for the tertiary carbocation value is smaller as compared to the activation energy value of the primary carbocation, which is larger. तो कंपेयर किया जा सकता है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन लेस होगा। So that's why tertiary halogenes give the faster rate of reaction as compared to the primary halogenes or primary carbocation. Now that we have studied the reaction of the halogenes with the hydroxide ions in case of the hydrolysis, अब हम बात करते हैं reaction with the cyanide ions. Cyanide ions are basically provided by the reaction between NaCN और KCN with the ethanol. तो इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन होगा अगेन वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, लेकिन यहाँ पे हैलोजन को जो रिप्लेस करेगा वो CN करेगा। तो CN जब रिप्लेस करेगा तो उसके रिजल्ट में एक न्यू फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड अ नाइट्राइल। सो यहाँ पर हमारे पास है हैलोकेन, and this is a nucleophile which is attacking on this halokene compound, and we are getting the nitrile compound along with the formation of uh, leaving nucleophile.
ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है और ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है. एंड व्हाट एल्स वी हैव टू प्रोड्यूस the cyanidine by the reaction between KCN or NaCN in ethanol. And this reaction is done under, in this situation, heat under reflux. इसको शॉर्ट फॉर्म में HUR लिखा जाता है, but that is discouraged to write down. We write mostly it like heat under reflux. अब ये रिएक्शन हमें देखने को तो मिल गया कि साइनाइडाइन ने ब्रोमाइड को रिप्लेस किया, लेकिन ये जो सिचुएशन है रिफ्लक्स, ये क्या चीज होती है? इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है. ये एक केमिकल ऑपरेटिव सिस्टम है, केमिकल सेटअप है जिसमें रिएक्शन होता है. हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है, और ऑर्गेनिक रिएक्शन में द कंपाउंड्स आर वेरी वोलेटाइल, दे कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म. हमने रिएक्शन कंप्लीट करना है बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसको कंप्लीट करने के लिए वी शुड हैव the compounds present in our system. We should not let them escape out from our system. To prevent that loss of the vapors of the organic compounds, we take this type of the apparatus. इसको कहते हैं round bottom flask. और इसके ऊपर condenser connected होगा, and that connector's open end is closed with the cap or the cork. उसको हम इसके ऊपर connect कर देते हैं, cork लगाते हैं इसके ऊपर. Or you can also use the glass tap or stopper, glass stopper. बेसिकली इसको हीट किया जाता है, और जब इसको हीट करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद इन द राउंड बॉटम फ्लास्क, दे आर evaporated or converted into vapor form, they move upward. और जैसे ही यहाँ पर आते हैं, ये कंडेंसर यहाँ पे कनेक्टेड है. that condenser, you should know the principle of condenser. It is a part of the apparatus which condenses the vapors into the liquid form. उसको हम कंडेंसर कहते हैं, which means it condense. तो जो वेपर्स ऊपर जाएंगे, that will condense back into the flask. So again liquid form में कन्वर्ट होंगे, और फिर से इनके आपस में रिएक्शन होगा in the presence of the heat, तो फिर से वेपर फॉर्म में जाएंगे. So that's how this phenomena keeps going on. Vapors are formed, they are then condensed back. Vapors are formed and then condensed back. This is done until the reactants are completely used. Let's suppose अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, तो उसमें से कोई एक तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी होगा. तो जब तक वो रिएक्शन या लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा. So that's why we say for most of the chemical reactions that they are done under reflux. और हम इसके लिए वर्ड यूज करते होते हैं हीट अंडर रिफ्लक्स. तो ये रिएक्शन जो है वो हो रहा है हीट अंडर रिफ्लक्स में या रिफ्लक्स में रिएक्शन हो रहा है. इस रिएक्शन का एक और जो फायदा है वो ये है कि जो हमारे पास कार्बन की जो चेन है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग वन मोर कार्बन एटम और द एटम. यहाँ पर नजर आता है कि जो रिएक्टेंट था इनिशियल, उसमें दो कार्बन एटम थे. जब उसको साइनाइड के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास तीन कार्बन एटम की चेन बन गया. नाउ दिस थ्री कार्बन चेन इज यूजफुल फॉर अदर सिंथेटिक रूट्स, फॉर अदर सिंथेटिक पर्पसेस, क्योंकि हमें कुछ केसेस में कार्बन की चेन को इंक्रीज करना होता है. तो ये उसमें से एक एग्जांपल है. अभी हमने यहाँ पे जो रिएक्शन स्टडी किया है बिटवीन साइनाइडाइन एंड इथेन, इसमें यही रिएक्शन हम दोबारा स्टडी करेंगे जब हम नाइट्रोजन कंपाउंड का चैप्टर स्टडी करेंगे. उसमें यही रिएक्शन दोबारा रिपीट होगा, लेकिन वो होगा अंडर द टाइटल ऑफ रिएक्शंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द साइनाइड्स. यहाँ पे हमने इसका स्टडी किया है फॉर्मेशन ऑफ हेलोकेन्स, लेकिन साइन जो नाइट्रोजन कंपाउंड का चैप्टर होगा उसमें हम इसको स्टडी करेंगे एज द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्राइल. इसके अलावा एक और बात कि यहाँ पे हम NaCN, मतलब कि सॉल्ट ऑफ द साइनाइड हम यूज कर रहे हैं, एंड नॉट द HCN. हम HCN को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर रहे? उसकी रीजन ये है कि HCN इज काइंड ऑफ वेरी टॉक्सिक एसिड, वेरी corrosive एसिड. तो उसको सेफ्टी मेजर्स की वजह से हम डायरेक्टली यूज नहीं करते. इंस्टेड हम इनके सॉल्ट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट्स में साइनाइड आयन प्रेजेंट है. तो कंपाउंड इटसेल्फ जो है वो सेफर टू हैंडल है, सेफर टू अप्लाई है इन आवर रिएक्शन. इसलिए हम सॉल्ट ऑफ द साइनाइड को यूज करते हैं.
इसका मैकेनिज्म, क्योंकि हमने देखा है कि हैलोकेन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो इसमें भी हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो भी फॉलो किया जा सकता है, और यहाँ पे भी हम SN1 और SN2 अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल है, जनरल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन है कि वी हैव द हैलोकेन रिएक्टिंग विद द साइनाइड आयन। अब हमें ये नहीं पता अभी कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्योंकि कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स लगनी है वो हमने यहाँ पे शो नहीं किए। लेट्स सपोज इफ आई राइट वन अल्काइल ग्रुप, then this halocane become primary halocane. If I attach two alkyl groups, it will become secondary. If I try attach three, so it will become tertiary haloalkane. So on that basis, I can tell which one of the mechanism will be followed, either SN1 or SN2. But the thing is same. You have to substitute the bromine by the cyanide ion. अब जबकि हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है, अगर हम इसकी एग्जांपल देते हैं, डायरेक्शन ऑफ दिस सॉरी फॉर्मेशन ऑफ दिस साइनाइड, जब ये बन जाता है तो ये फर्दर भी रिएक्शन कर सकता है। इसका फर्दर रिएक्शन हम कर सकते हैं विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन होगा, और इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सो ये जो CN पार्ट है, दैट CN पार्ट कन्वर्ट्स इनटू द कार्बोक्सिलिक पार्ट। तो अब यहाँ पर अगेन एक न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन को हमने देख लिया। हाउ कैन वी कन्वर्ट द नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप इनटू द कार्बोक्सिलिक पार्ट? तो ये जो रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यही हम रिएक्शन दोबारा स्टडी करेंगे इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, जहाँ पे वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वहां पे ये रिएक्शन दोबारा से रिपीट भी होगा। और इसके साथ ये जो नाइट्रोजन है, इसकी क्या चीज प्रोड्यूस होगी? दैट इज अमोनियम आयन हेयर। क्योंकि नाइट्रोजन का भी कोई प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अमोनियम आयन मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये एक आयनिक इक्वेशन है। आयनिक इक्वेशन इन सेंस कि हमने यहाँ पे डाइल्यूट को वाटर तो लिख दिया, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड को हमने हाइड्रोजन आयन मेंशन किया। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड का कंप्लीट फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका ये जो नेगेटिव पार्ट है, दैट नेगेटिव पार्ट विल कंबाइन विद दिस अमोनियम आयन। तो अगर सल्फेट उसके साथ कनेक्ट होता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल कॉल्ड अमोनियम सल्फेट। अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय हम यहाँ पे HNO3 यूज करते हैं, तो इसका जो नाइट्राइट पार्ट है दैट विल बॉन्डेड विद द अमोनियम टू मेक अमोनियम नाइट्रेट। और इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, so that will become ammonium chloride. So that's how we can change the name of that product, the name of the ammonium salt. We have discussed this reflex already, और इसमें further जो था वो ये था, we can use two different ways to supply heat. We can either use the electric machine, or we can use the water bath. क्योंकि we need to provide heating in a uniform and gradually. आप यूनिफॉर्मली ग्रेजुअली हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इसी से ये रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होते हैं इन द रिफ्लक्स। यू विल नॉट पुट डायरेक्ट फ्लेम अंडर द ग्लास। जो ये ग्राउंड बॉटम फ्लास्क है उसके गिलास के मटेरियल के ऊपर हम फ्लेम नहीं हिट करते, बिकॉज कॉल दैट विल कॉज एक्सप्लोजन। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अमोनिया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमने पहले हाइड्रोलिसिस के केस में हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूक्लियोफाइल लिया था, और अभी हमने रिसेंटली साइनाइड आयन को एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया है। नाउ अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल हेयर। तो जब अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, दिस अमोनिया विल रिप्लेस द हैलोजन एटम ऑफ द हैलोकेन, और उसके रिजल्ट में जो फंक्शन ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड द अमाइन। आपने ये इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप इसको स्टडी किया था, ये वही वाला अमाइन है। और इस चीज को खास केयर करनी है कि यू डू नॉट डायरेक्टली पुट द होल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन इंस्टेड ऑफ द ब्रोमीन। मतलब कि आप यहाँ पे NH3 नहीं लिख सकते, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 4 bonds, इट हैज टू मेक 3 bonds। और अमोनिया इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल, it is not a function group. Ammonia is a molecule, whereas NH2 is the function group, which is called amine, or you can also pronounce it as amine. Anyways, this is how we get the
amine functional group from the haloalkane compound. So nucleophile is the ammonia here. इसके अलावा इसके लिए जो रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड है, we need ammonia in excess and it requires pressure, it requires ethanol, and this reaction is also done under reflux. हम इसको रिफ्लक्स वाली ही कंडीशन में इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं. The the lower electronegative value of the nitrogen compared with oxygen makes ammonia a stronger nucleophile. अब अगर हमने कंपेयर करना हो अमोनिया को विद द वाटर, क्योंकि हमने भी रिएक्शन सबसे पहले वाटर के साथ किया था एज ए न्यूक्लियोफाइल, अब हमने अमोनिया के साथ किया है, तो अगर हमने ये चेक करना हो कि इन दोनों में से बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो वो ऐसे हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, जबकि वाटर के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है. ऑक्सीजन की 3.5 है और नाइट्रोजन की 3.0. तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट एटम इज बेसिकली अट्रैक्टिंग इट्स ओन लोन पेयर्स टू इटसेल्फ. मतलब कि ऑक्सीजन के जो अपने लोन पेयर्स हैं वो अपने तक ही इसको रखता है, ज्यादा नहीं दे पाता, ज्यादा एबिलिटी नहीं देता रखता देने की. जबकि अमोनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उसकी नाइट्रोजन की कम है कंपैरेटिवली देन ऑक्सीजन एटम. तो नाइट्रोजन बेसिकली जो है वो ज्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो दे सकता है. तो न्यूक्लियोफाइल भी उसी सब्सटेंस को, उसी स्पीशीज को हम कह रहे थे जो कि अपने इलेक्ट्रॉन जो है दे सके ज्यादा इजीली, उसी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. So in this way, we can say that ammonia is a better or a stronger nucleophile than water. तो ये बेसिकली इनका डिफरेंस था. और चूंकि अभी हमने रिएक्शन पढ़ा है अमोनिया गैस का, तो हम जानते हैं कि अमोनिया इज अ गैस, तो इसलिए हमें इसके लिए भी रिफ्लक्स वाला ही सिस्टम या वो वाला सेटअप रखना पड़ेगा सो दैट द रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड. अदरवाइज अमोनिया अगर हम किसी और सेटअप में करते हैं, द अमोनिया कैन बी escaped or lost in the environment. इसके बाद नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द हेलोजनेशन. तो हमने अभी तक जो पढ़ा था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसमें हम हैलोजन को रिप्लेस कर रहे थे विद एनी अदर एटम और मॉलिक्यूल. हैलोजन अल्केन्स में हम बेसिकली हैलोजन को रिमूव भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एनवायरमेंट थोड़ा सा जो कंडीशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी. तो हाइड्रोक्साइड आयन जो न्यूक्लियोफाइल में है, हाइड्रोक्साइड आयन कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इस काम के लिए जो आपको रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड है वो क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन आपको चाहिए इसके लिए, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन में बेस की प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है और हमें पता है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बेस को भी रिप्रेजेंट करता है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज अट्रैक्टेड टू द हाइड्रोजन ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू द CX बॉन्ड. अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन बेस के तौर पे काम करेगा और वो क्या करेगा कि वो हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. किस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, उस हाइड्रोजन पे जो CX बॉन्ड के साथ वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन पे. मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा, उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से जो नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन एटम जो होगा, उसको नेक्स्ट भी कह सकते हैं, उसको एडजेसेंट कार्बन एटम भी कह सकते हैं. तो एडजेसेंट कार्बन एटम पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एटम लगे होंगे, उस पे वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बॉन्ड कर सकता है. The hydrogen atoms attached to the carbon are slightly sigma positive. They are therefore slightly acidic. तो वो हाइड्रोजन एटम्स जो कि उस पे अटैच होंगे उस कार्बन पे, उन पे सिग्मा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होता है. और ये चीज उनमें एबिलिटी लाती है कि वो लॉस हो सकते हैं, वहां से रिमूव हो सकते हैं. तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन आयन लॉस होते हैं उसको हम एसिडिक भी कहते हैं. लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन मींस एसिड. इस चीज को हम मैकेनिज्म में हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर कि ये हाइड्रोक्साइड आयन है. Now this hydroxide ion is attacking on those hydrogen atoms which are present on the carbon bonded to CX. इसको आप CX कह दें. तो इस CX के साथ जो कार्बन बॉन्डेड है वो ये वाला है. इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो तीनों के तीनों वल्नरेबल हैं इस रिएक्शन के लिए. This hydrogen and this hydrogen, all of these three hydrogen atoms are vulnerable to be attacked by this hydroxide ion.
तो क्या करेगा, यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन पे वो अटैक करेगा, और हमारे पास यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की हेटेरोलिटिक फिशन होगी। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो इसके साथ अटैक करेगा, और इधर से ब्रोमीन रिमूव होगा और ये भी हेटेरोलिटिक फिशन हो रही है। सो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन ऑफ एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन ऑफ। एक ब्रोमीन रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और फिर पीछे जो रह जाएगा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड है, और ये हमें पता है दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द अल्कीन फॉर्मेशन। इसको अल्कीन हम मानते हैं। along with the formation of the water, जो कि अभी हमने कहा था OH एंड हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन जो होगा वो वाटर का होगा, और ब्रोमाइड आयन जो है वो यहाँ पे रिमूव हो गया। ये आयोनिक इक्वेशन है, तो इसमें अगर हम कोई सॉल्ट ऑफ द ब्रोमाइड यूज करते हैं, यहाँ पे कोई हम मेटल यूज करेंगे तो वही मेटल इस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। And OH can therefore carry out two different type of reactions, the substitution or elimination when reacted with the same bromoalkane। मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन ने दो तरह के रिएक्शन प्रोवाइड किए हैं। एक हमने पहले बात की थी जहां पे सब्स्टिट्यूशन हुई थी, और यहाँ पे बात करें तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो in an elimination reaction, a halogen alkane forms an alkene molecule and HX molecule is eliminated। तो बेसिकली एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और एक हैलोजन रिमूव हुआ है, जिससे हम कहेंगे कि HX मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हुआ है। Elimination reactions are usually carried out by reacting halogen alkane with concentrated solution of hydroxide ions such as KOH or NaOH in ethanol। अब आपने ये देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हम जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन यूज तो होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए। हमारे पास इसमें एथेनॉल यूज होना चाहिए अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH फॉर एलिमिनेशन। एथेनॉल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक OH, आप एथेनॉल कह दें या फिर इसको अल्कोहलिक कह दें, अलोंग विद हाई टेम्परेचर। लेकिन अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो सब्स्टिट्यूशन में यू विल रिएक्ट विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उस केस में OH जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बेस का काम नहीं करेगा। एंड अल्कोहल इज प्रोड्यूस एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ तो अल्कीन की फॉर्मेशन हुई, और जब यहाँ पे हमने एक्वस यूज किया NaOH, तो वहां पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, और इस पॉइंट पे OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। यहाँ पे OH इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर्स हैं कि कब एलिमिनेशन होगा कब सब्स्टिट्यूशन होगा, वो फैक्टर्स ये हैं कि अगर हम ये कहें, अगर हम वाटर की अमाउंट, वाटर टू एथेनॉल अमाउंट को चेक करें, तो एथेनॉल फेवर्स द एलिमिनेशन, वाटर फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन। एथेनॉल के अगर मीडियम हम अप्लाई कर रहे हैं तो एलिमिनेशन होगा, और वाटर अगर हम ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन। और अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो एलिमिनेशन, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। और टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई अप्लाई करेंगे तो एलिमिनेशन होगी, अगर टेम्परेचर को हम कम रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी। फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर करने वाले क्या है, टर्शियरी हैलोकेन्स है, स्ट्रॉन्ग एंड बल्की बेसिस एंड लेस पोलर सॉल्वेंट सच एज एथेनॉल। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। वैसे तो हमारे लिए ये रिएक्शन ही स्टडी कर लेना जो हमने कर लिया है वही सफिशिएंट होता है, उसी के बेस पे हम बता देते हैं कि कब जो है वो एलिमिनेशन होगी और कब जो है उसमें सब्स्टिट्यूशन होगी। So that was all about this chapter of halogen alkane, and this chapter is now completed. You can all now practice questions from the topical workbook, paper 2 workbook, which you are given. So do practice the questions as much as you can.